how are you? I hope everyone will be fine. Okay. In the last video I have discussed regarding some of the method of expressing the concentration. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड स्ट्रेंथ तक हो गया था. Now in this video I am going to take this mole fraction, molarity and the molality. So first of all हम इसमें molarity, mole fraction को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो mole fraction में it is the mole fraction. अगर आपने मोल फ्रैक्शन को समझना है तो पहले तो आपको इस मोल का जो मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो मोल एज यू हैव ऑलरेडी डन इन द +1 में भी आपने थोड़ा सा इसका पढ़ा होगा कि मोल इज काइंड ऑफ ए यूनिट. ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिट दैट इज यूज्ड बाय द केमिस्ट फॉर काउंटिंग मीन्स की लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो हम 1 मोल को यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ ए काइंड ऑफ यूनिट. जस्ट लाइक इन केस ऑफ डजन, जैसे आप डजन को देखते तो एक डजन की वैल्यू क्या होती है, मीन्स की 1 डजन ऑफ एवरीथिंग इट इज हैविंग द 12 आइटम्स, कि एक डजन में जैसे 12 आइटम्स होते हैं. इन द सेम वे जो 1 मोल है इट इज़ आल्सो हैविंग ए पर्टिकुलर वैल्यू, कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे 1 मोल ऑफ आप एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो और आयंस भी ले सकते हो. 1 मोल कोई भी चीज़ का अगर आप लो कि इट इज़ ए काइंड ऑफ यूनिट एंड द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻⁻23. इट मीन्स कि 1 मोल की जो वैल्यू है दैट इज दिस, कि इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, दैट पार्टिकल कैन बी इन एनी फॉर्म, वो एटम्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, आयंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. बट आपको ये नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, और इस नंबर को आप एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हो. इट इज़ द एवोगैड्रो नंबर. और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 मोल of any substance it is the amount that contains 6.02 into 10⁻⁻23 particles. कोई इतना अमाउंट जिसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतनी क्वांटिटी को आप 1 मोल बोल सकते हो. ठीक है, तो इन द सेम वे जैसे आपके पास कोई भी 1 मोल ऑफ आप एटम्स ले रहे हो, 1 मोल ऑफ एटम, तो 1 मोल ऑफ एटम का मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ हैविंग 6.02 into 10⁻23 एटम्स. ठीक है, अब जिस चीज़ के भी एटम लोगे, इफ़ यू आर टेकिंग द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम तो इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन के एटम्स होंगे. इफ़ यू आर टेकिंग दैट ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. इन द सेम वे इफ़ यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, सपोज यू आर टेकिंग 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो इट मीन्स कि उस सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में वी आर हैविंग, मीन्स ये जो सोडियम क्लोराइड के आयन मॉलिक्यूल्स है इट विल हैव 6.02 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल. ठीक है, उसमें सोडियम क्लोराइड के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इस चीज़ को आपने याद रखना कि जो 1 मोल है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻⁻23. अब हमने जब मोल कंसेप्ट को नॉर्मली अपने न्यूमेरिकल्स में जब हम इसको रिलेट मीन्स के यूज़ करना है तो वी कैन रिलेट इट विद द मास, क्योंकि मोस्टली हमें जब भी मीन्स कि हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें मास इन ग्राम्स मेंशन किया होता है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मोल को हम मास के साथ कैसे रिलेट करेंगे. ठीक है, तो यू मस्ट नो वन थिंग कि 1 मोल का जो मास होता है, कि 1 मोल मीन्स इतने पार्टिकल्स का जो मास है दैट इज इक्वल टू द, अगर आपके पास एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम. ठीक है, जो भी उसका जो मोलर मास ले रहे हैं, मोलर मास का मीनिंग होता है 1 मोल का जो मास होता है उसको आप मोलर मास भी बोल सकते हो. और वो जो मोलर मास होता है इन केस ऑफ एटम इट विल बी इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, तो यू कैन से मास ऑफ 1 मोल. ठीक है, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास. ओके, वेन एवर यू टेकिंग द एटॉमिक, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है तो आप उसका एटॉमिक मास लोगे एंड एटॉमिक मास को हम किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे. तो 1 ग्राम मीन्स की दैट ग्राम ऑफ दैट मोलिकुलर मास, जो एटॉमिक मास वो हमें 1 मोल की वैल्यू होगा. ठीक है, इस वजह से आप इसको रिलेट कर सकते हो. बट इफ़ यू आर टेकिंग द 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है, सपोज यू आर हैविंग एनी मीन्स की सल्फ्यूरिक एसिड सपोज करो आप ले लो, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या इट इज़ ए 1 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसका जो 1 मोल होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस इट विल बी इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इसमें हम क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. इट मीन्स कि यू विल टेक द मॉलिक्यूलर मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम्स. अगर हम उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स के यूनिट में मेंशन करते हैं तो 1 मोल का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. जैसे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास होता है इफ़ यू सी, तो हाइड्रोजन के 2 है तो 2 हाइड्रोजन को हो गया 1 for each,
सल्फर का जो एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका जो मास होता है उसके डबल होता है, दैट इज़ 32। और वी आर हैविंग दिस 4 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, दैट इज़ 16। ठीक है, इस वजह से टोटल जो हमारे पास 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकल के आता है, दैट इज़ द 98। अगर ग्राम से मेंशन करो तो यू कैन से 98 ग्राम। इट मीन्स कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसके इक्वल हो जाएगा, 98 ग्राम्स। मेन आपने ये याद रखना, किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होता है, 1 मोल का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा इन केस ऑफ एटम, एंड इन केस मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस वजह से आप मोल को उसके मास के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू द मोलर मास। मोलर मास मीन्स की मॉलिक्यूलर मास दैट इज टेकन इन द ग्राम्स। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जैसे हम बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग है कि इस बार जो आपने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मोल्स की। तो नॉर्मली आपको जो न्यूमेरिकल्स में या जो भी इसकी वैल्यू गिवन होती है वो हमें मास में गिवन होती है। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गिवन मास है दैट इज गिवन इन ग्राम्स, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट वेट इन ग्राम इनटू द मोल्स, कि वो गिवन मास को आपने मोल्स में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, जब आप उनके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे देन वी विल कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, पहले तो भी आपने देखा मोल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मोल का आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इवन देन अगर आपको मोल्स में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम नेक्स्ट टॉपिक में मोल के उस डाउट को हम क्लियर कर लें। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नाउ वी आर टू कैलकुलेट कि नंबर ऑफ मोल्स, कि आपने अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो मेथड होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, जिस चीज़ के भी आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक द वेट इन ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी आपके पास वेट इन ग्राम है। ठीक है, जो भी उसका गिवन मास है। ठीक है, यू कैन से मास इन ग्राम, ग्राम्स में उसका मास लोगे एंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास। उसके जो मोलर मास के साथ अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। जैसे अब आप बाइनरी सॉल्यूशन जैसे हम लोग कंसीडर कर रहे थे, बाइनरी सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 1 सोल्यूट एंड अदर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब जब आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप इनको पहले तो इनको नोट कर लो कि वी आर हैविंग 2 आइटम्स, एक हमारे पास सोल्यूट है, दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, जब आपने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, एवरी टाइम वी विल नॉट राइट इट इन वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, हम इनको एक सिंबल दे देंगे। जैसे सोल्यूट का जो मास होता है उसको हम W और W2 से मेंशन करते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए अपने सेम ही रहेगा। ठीक है, कि मास ऑफ द सोल्यूट इट इज़ मेंशन एज W2, वो W2 से डेजिग्नेट करते हैं, और जो सॉल्वेंट का मास उसको हम W1 लेते हैं। ठीक है, कि जब भी आपके उसके न्यूमेरिकल उसका जो मास है सॉल्वेंट की, सबसे पहले जब भी आपने कोई चीज़ सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्वेंट लेते हैं देन उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम कौन सा लेते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो गिवन मास है उसको हम W1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो सोल्यूट का मास होता है उसको हम कैसे शो करेंगे, W2 से। इन द सेम वे आप इसका जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट उसको हम M1 से शो करेंगे। इट मीन्स कि वी हैव गिवन दिस 1 नंबर टू द सॉल्वेंट, कि 2 कंपोनेंट है, सॉल्वेंट को नंबर 1 दे रहे हैं और सोल्यूट का नंबर 2 दे रहे हैं, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इसको हम रिप्रेजेंट M2 से कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आपने फिर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकलेंगे दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय N1, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हम N2 से शो करेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से शो करते हैं। पहले तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स करनी पड़ेगी सो दैट कि जब भी आपने फॉर्मूले लिखने उसमें तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास सपोज आपके दो जो सॉल्यूशन है उसमें वी इफ़ यू सी, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट है, वन इज़ अ ए अदर इज़ अ बी। इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, दैट इज़ फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। ये ए वाला क्या है, सॉल्वेंट है, बी क्या है, सोल्यूट है। इसको आप मीन्स की 1 और इसको 2 भी मान सकते हो। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। और जब भी आपने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, सपोज आपने मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो N2 है, ठीक है, सोल्यूट के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएंगे, दैट कैन बी इक्वल टू W2 वेट इन ग्राम ऑफ दैट सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इस वे से आप जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सोल्यूट के या सॉल्वेंट के कैलकुलेट करने, तो सिंपल वे यही है, आप उसका वेट इन ग्राम लिखो,
न्यूमरेटर में, देन दैट इज डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। जब इसको डिवाइड करोगे तो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस नंबर ऑफ मोल्स। इन द सेम वे अगर आपने सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने N1, जैसे वाटर दिया हुआ है आपके पास कि मोस्टली हम सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, तो N1 जो होगा वो किसके होगा, इक्वल होगा W1 मास ऑफ दैट वाटर इन ग्राम्स डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर आपको पता है 18 ग्राम होता है, तो हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। और जब आप मोल्स का आपको क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, अब जो मेन स्टेप हमारा आता है वो कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालनी। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग है कि जब आपके उसके कंटेनर है उसमें हमने 2 कंपोनेंट डाले हुए हैं, ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है या उनकी क्वांटिटी है उसको हमने इन टर्म ऑफ मोल्स की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी भी फ्रैक्शन, मोल्स का तो आपको क्लियर ही है, फ्रैक्शन का मीनिंग है पार्ट, कि उसमें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना पार्ट उसमें प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ द मोल, ठीक है। तो जब आपने ऐसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट जिसकी हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे। जैसे अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, अब हमने इसके नंबर मोल फ्रैक्शन के लिए कैलकुलेट करना। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस, शुड आई रब दिस, ओके। तो इसके बाद हमने देखना है नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो कि मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। अब आपके पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एक आपका सॉल्वेंट है, दूसरा कौन सा है, सोल्यूट है। जो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन उसको हम x1 से शो करते हैं, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन को x2 से हम डिनोट करते हैं, ओके। और एक चीज़ तो अपने और माइंड में रखनी है, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, कि इनका जो दोनों मोल फ्रैक्शन का सम हमारे पास निकल के आता है वो यूनिटी के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सपोज अगर आपने मेन है कि अगर आपके पास यू आर हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, अगर आपने एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, x2 की मान लो आपके पास मोल फ्रैक्शन लेट्स से हमारे पास 0.6 है, ठीक है। अगर आपने दूसरे की कैलकुलेट करी तो सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, इस वजह से 0.4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि सपोज अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट निकालनी है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ, जैसे हमने लिखा है 1 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिसकी भी आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप न्यूमरेटर में रखोगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे N1 प्लस N2 है, उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। अगर आपने सेकंड कंपोनेंट की निकालनी है दैट इज x2 हमारे पास क्या है, 2 हमने नेम दिया था सॉल्वेंट को, ठीक है, जो सॉरी 2 इट इज नेम दैट इज गिवन टू द सोल्यूट, सोल्यूट के लिए हमने 2 लिखा था। तो अगेन जिसकी आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी उसके नंबर ऑफ मोल्स हम न्यूमरेटर में लिखोगे एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर साइड। इस वजह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में देन यू नो ये तो आपको पता क्लियर हो ही गया है कि x1 प्लस x2 दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यूनिटी। एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर बार आप बाइनरी सॉल्यूशन ही यूज़ करो, नो डाउट हमने यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, बट इन केस यू आर हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, कुछ ऐसे आपके पास सॉल्यूशन जिसमें आपके पास जो नंबर ऑफ सोल्यूट है वो ज़्यादा है, ठीक है, या नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज़ मोर देन 2, उस केस में भी सिंपल वे है कि आपने जितने भी जिस मीन्स की टोटल जो मोल फ्रैक्शन होगी, इफ़ यू आर हैविंग मीन्स की 3 कंपोनेंट, मान लो 3 कंपोनेंट है, उन सबका सम भी आपका मीन्स की 1 के इक्वल ही होगा। इस तरह से जिसका भी आपने नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, मान लो आपने x3 निकालना है, जिस कंपोनेंट की भी आपने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है उसी के नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर लिखोगे एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 प्लस N3 इन द डिनोमिनेटर साइड। तो इस वजह से मीन्स की जितने भी आपके हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली अब आपको ये भी देखना पड़ेगा जो मोल फ्रैक्शन होती है इट इज़ वन ऑफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ की कोई यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है, देयर इज़ नो एनी यूनिट फॉर दिस मोल फ्रैक्शन के हमने कोई यूनिट्स नहीं लिखने,
ठीक है। समटाइम आपको एमसीक्यूज में ही ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट आर द यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन, तो देयर इज नो एनी यूनिट फॉर द मोल फ्रैक्शन। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट है जिसमें कोई डाउट है, यू नॉट मीन्स क्लियर अबाउट दैट डाउट, तो प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट्स सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो में या कोई भी उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस मोल फ्रैक्शन जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द मोलैरिटी। ओके, तो हमने इसमें नेक्स्ट अपना मोलैरिटी डिस्कस करना है। मोलैरिटी में इफ़ यू सी इट, तो मोलैरिटी का जो नेम है, नेम से हमें क्लियर हो रहा है कि इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द मोल, ठीक है। मोलैरिटी जो आपका ये मेथड है मोलैरिटी इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी। इफ़ यू सी लुक एट दिस केयरफुली, तो इसमें दो वर्ड है मोल एंड लैरिटी। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड में एक लिंक बना के चलो तो आप इसको इस वे से भी मीन्स कि याद रख सकते हो। पहले तो मोल्स हम किसके लेते हैं? मोल्स नॉर्मली हम स्टार्टिंग में जब भी आपने सॉल्यूशन लाना होता है वी आर टेकिंग दैट सॉलिड नॉर्मली हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, हम सॉलिड सोल्यूट लेते हैं। तो मोलैरिटी में हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेके हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन बनाने में ये होता है कि चलो सोल्यूट को लेके उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लो सो दैट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वन, लैरिटी से याद रख लो थोड़ा सा कि लीटर, ठीक है। इसमें जो हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना दैट इज इन द लीटर्स, वो हम लीटर्स में लेंगे ना कि इसमें ml में। तो इस हिसाब से आपके पास जो मोलैरिटी की डेफिनेशन निकल के आती है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, ठीक है। लैरिटी से याद रखना, लैरिटी से लीटर्स में होता है, ठीक है। जो भी आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हम किस में लेंगे? लीटर्स में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप इसकी डेफिनेशन से आइडिया लगाओ कि आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बाद में सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना? लीटर्स में। तो पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट का नंबर 2 कंपोनेंट काउंट करते हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे? अभी हमने कैलकुलेट किया है कि ठीक है दैट इज अ वेट इन ग्राम ऑफ दैट सोल्यूट का वेट इन ग्राम लोगे दैट इज डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। ये आपके उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता हमने वॉल्यूम किस में लेना? वॉल्यूम हमने लेना लीटर्स में। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम न्यूमेरिकल्स में गिवन है वो ml में गिवन होता है, तो हमें ml को पहले 1 लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सपोज आपके पास वॉल्यूम v ml में गिवन है तो यू विल डिवाइड इट बाय द 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू द वॉल्यूम इन लीटर्स। तो अब आपने जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल M, ठीक है। तो मोलैरिटी का अगर आप फॉर्मूला लिखो इस वे से तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन द न्यूमरेटर साइड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो जो अभी आपने वैल्यू से हम उसको फिल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में आपने लिख दिया W2/M2, नीचे वॉल्यूम में आ जाएगा V वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय द 1000, ठीक है। अब आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो आप इसको इस वे से भी लिख सकते हो, ठीक है। W2 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाइड बाय V इन ml जो दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ राइटिंग दिस मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप इस वे से फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आपके उस मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि ये क्या है? इट इज़ मोलैरिटी, ओके। नाउ अब आपने ये देख रहा है, इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, अगर ध्यान से इसको देखो तो आपने पहले जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला किया, स्ट्रेंथ में हमने क्या किया था कि वेट इन ग्राम डिजॉल्व्ड 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि ये तो हो गया मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। और V ml और डिवाइड बाय 1000 मीन्स ये लीटर्स में वॉल्यूम है। तो आपका ये जो फैक्टर है W2/V 1000 ये आपका स्ट्रेंथ के इक्वल भी आ जाता है। कई बार आप जब प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको फॉर्मूले आते हैं स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, उसमें आप ये देख सकते हो कि इस तरह से अगर मोलैरिटी को ध्यान से देखो
तो इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ, ये सारा फैक्टर आपका स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाता है, डिवाइड बाय द मोलर मास m2। इट मीन्स कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ डिवाइड बाय द मोलर मास। ठीक है, यहीं से अगर आपने किसी की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी एंड मोलर मास इज गिवन टू यू, तो आप इसके लिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल टू द मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय द m2। ठीक है, इस वजह से हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी के बीच में जो रिलेशन है। ठीक है, नो नेक्स्ट अब आपने देखना है कि व्हाट इज़ अ यूनिट फॉर द मोलैरिटी, मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं। अब आप अगर इसके फॉर्मूले को ही देखो, ठीक है, इसके फॉर्मूले की हमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट्स तो मोल्स ही हो जाएंगे, और वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज इन द लीटर्स। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या निकल के आ जाएंगे, मोल्स पर लीटर। ठीक है, दिस इज अ यूनिट फॉर द मोलैरिटी। सो दिस इज अबाउट दिस मोलैरिटी की मोलैरिटी में क्या होता है कि इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देन मोलैरिटी इज आल्सो रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ, वो आपने देख ही लिया है। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला मेंशन की, फॉर्मूले में स्ट्रेंथ की हमें पहले से क्लैरिटी है कि स्ट्रेंथ में क्या होता है, इट इज़ द वेट मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर। ठीक है, तो मास ऑफ द सोल्यूट को अगर 1 लीटर मिलो तो वो हमारा स्ट्रेंथ के इक्वल आ जाता है। तो उसके बाद स्ट्रेंथ बाय m2। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लास्ट वाला टॉपिक आता है दैट इज द मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी को डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ नोटिस करो कि मोलैरिटी में आपने क्या लिया, वी आर टेकिंग द वॉल्यूम। ठीक है, हमने इसमें क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स ले रहे हैं। तो जब भी आप मीन्स की किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हो, ठीक है, तो यू नो ऑन हीटिंग दैट और यू कैन से ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम विल इंक्रीज बिकॉज ड्यू टू द एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में ये जो वॉल्यूम है हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ जाती है तो बिकॉज ये आपका डिनोमिनेटर में है तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी, द मोलैरिटी विल डिक्रीज। इट मीन्स कि दैट इज मीन्स कि मोलैरिटी में क्या होता है कि इट्स वैल्यू डज नॉट रिमेन सेम, वो वैल्यू सेम नहीं रहती। ठीक है, मोलैरिटी की जो वैल्यू है इट जस्ट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज। इट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू वो चेंज हो जाए, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट मोलैरिटी में देखोगे तो मोलैरिटी में आपको क्लियर हो जाएगा कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है। अभी तो आपने मोलैरिटी डिस्कस किया है, अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसका मेथड है दैट इज द मोलैरिटी। जैसे आपने इसमें मोलैरिटी बता रही, मोलैरिटी में हमने बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स इन लीटर। अब जब आप मोलैरिटी लिखते हो, मोलैरिटी में आप चीज़ देखो, इसमें भी मोल्स आ रहे हैं, तो मोल्स मीन्स की नंबर ऑफ मोल्स आप इसमें भी लोगे। ठीक है, मोल्स मीन्स की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। इसकी जो डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg या 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मेन आपने यही डिफरेंस इसमें नोटिस करना है कि मोलैरिटी के केस में वी आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बट इन दिस केस हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं, सॉरी मीन्स की मोल्स ऑफ द सोल्यूट है दैट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें डिनोमिनेटर में हमने इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम इन लीटर की जगह क्या लेना है ना, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट की सॉल्यूशन नहीं लेना, हम इसमें सॉल्वेंट को कंसिडर कर रहे हैं। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, मोलैरिटी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m, इसको स्मॉल m से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, स्मॉल इसका जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। और नॉर्मली हमें जो मास गिवन होता है दैट इज़ नॉट गिवन इन केजीज, वो ग्राम्स में गिवन होता है। अगेन आप इसको ग्राम्स को केजीज में कन्वर्ट करोगे, तो जब आप इसको फॉर्मूला लिखोगे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने पहले भी कैलकुलेट करी है कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट करने हैं, दैट इज़ अ वेट इन ग्राम डिवाइड बाय द मोलिकुलर मास।
पहले उसका वेट इन ग्राम्स लोगे, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, वो आपको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू दे देगा। देन जो मास इन, अब इसमें देखो ना मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास दो सॉल्वेंट होते हैं, वन फर्स्ट सॉल्वेंट एंड द सेकंड, फर्स्ट वाले को आप सॉल्वेंट मान के चलते हो, ठीक है। इसका जो मास है उसको हम W1 लेते हैं और जो सॉल्यूट उसका मास W2 है। अगेन इसका जो मोलर मास है M1 है, इसका मोलर मास M2 है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल N1 है, इसके नंबर ऑफ मोल N2 है। तो इसी एब्रीविएशन को, यही सिंबल्स हमने इसमें यूज़ करने ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसमें हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना है, इट मीन्स कि इस फॉर्मूले में आप W1 यूज़ करोगे, क्योंकि W1 इन ग्राम्स है और हमने किस में लेना केजीज में, तो आप इसको 1000 के साथ डिवाइड भी करोगे। अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या निकल के आता है, W2/M2 मल्टीप्लाई बाय W1 एंड 1000, ठीक है। 1000 से इसको हम करेंगे, दिस इज़ द मोलैलिटी। ये आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला इससे क्लियर हो जाएगा। इट गिव्स द वैल्यू फॉर द मोलैलिटी जब इसको आप कैलकुलेट करोगे। नाउ जस्ट सी वन थिंग कि इसमें आपने कहीं पे भी इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम मेंशन नहीं किया हुआ। इट मीन्स कि जब आप इसको मोलैलिटी को, किसी भी मोलर सोल्यूशन को हीट करोगे तो द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी विल नॉट चेंज, क्योंकि इसमें अगर वॉल्यूम है ही नहीं तो वॉल्यूम तो इसका इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई मीनिंग ही नहीं ना, इसमें मतलब ही नहीं बनता। तो आपने ये देखो कि इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मास है, तो मास विल नॉट चेंज, मास के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स कि जो मोलैलिटी है इट इज़ वन ऑफ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा एंड इन फैक्ट इट द वैल्यू ऑफ द मोलैलिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं चेंज करेगी जब आप टेम्परेचर में कोई वेरिएशन लेके आओगे। इट मीन्स कि मोलैलिटी इज़ बेटर दैन द मोलैलिटी। कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कंसेप्चुअल में कि वाई मोलैलिटी इज़ बेटर दैन मोलैलिटी, मोलैलिटी बेटर क्यों है, तो उसमें आपने यही मेंशन करना है बिकॉज कि द वैल्यू ऑफ द मोलैलिटी रिमेन्स सेम ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, की वैल्यू चेंज नहीं करती। बट इन केस ऑफ मोलैलिटी द वैल्यू ऑफ द मोलैलिटी डिक्रीजेज ऑन चेंज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन मोलैलिटी इज़ बेटर, ठीक है। तो या ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, उसको भी आप इसी वे से बता सकते हैं कि मोलैलिटी विल रिमेन सेम बट मोलैलिटी विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो दीज आर द मेन टू डिफरेंसेस। एक तो आपको टेम्परेचर का आ गया, सेकेंड डिफरेंस क्या है कि इन केस ऑफ मोलैलिटी वी आर टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, बट इन केस ऑफ मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, वी आर टेकिंग द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजेस। तो ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट अब आपको देखना है कि व्हाट आर द यूनिट्स फॉर दिस मोलैलिटी। मोलैलिटी की अगर आप यूनिट्स को ड्राइव करो तो यू नो कि नंबर ऑफ मोल्स को तो आप मोल्स में ही लोगे, उसके लिए मोल्स ही आएंगे। मास ऑफ द सॉल्वेंट हम केजिस में ले रहे हैं तो इसके लिए आप केजिस लिख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट्स क्या आ गए, मोल्स पर केजी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल्स केजी पर इनवर्स, ठीक है। इस वे से भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो इन दिस वे मीन्स कि यू कैन कैलकुलेट द मीन्स की वैल्यू फॉर द मोलैलिटी। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस कि इसका जो डिफरेंस है मोलैलिटी एंड मोलैलिटी के वो एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यू ऑट टू कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। इवन देन अगर कोई आपको इसमें कोई डाउट है मोलैलिटी में या रिगार्डिंग मोल फ्रैक्शन, तो यू कैन जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दैट, ठीक है। हम उसको डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ द एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी, जो बाकी आपके टॉपिक्स हम उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। थैंक्स।